नमस्कार आप सभी को। आज की 15th डे हो गया है जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नॉर्सेट मेंस 5-6-7 एस्पिरेंट्स बने रहिए वीडियो के साथ। और मैं बोलना चाहूँगी काफ़ी जो है मेहनत लग रही है। मुझे फील हो रहा है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाऊँ किसी न किसी तरीके से। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो जिस तरीके से आप अभी तक वीडियोस को प्यार दिखाते आए हैं लाइक कमेंट के ज़रिए, उसी तरीके से दिखाते आइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, जो आपके जूनियर्स हैं जिनको अभी आने वाले नॉर्सेट में पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। एक बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं सामने बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ और सारे आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो, हालांकि नहीं हो। अब बाकी और कहीं से भी आपका हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं कोशिश करूँगी पूरा कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकूँ। और आज की क्लास में मैंने ग्रोथ चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया है जो कि क्वेरी आ रही थी, और फर्दर उसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे आने वाली क्लासेस में भी ग्रेजुअली देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1, अ मेल कॉलेज स्टूडेंट हु इज़ स्मॉलर देन एवरेज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स बिकॉज द लाइफ ऑफ द पार्टी and becomes the life of the party and stylish dresser. Which defense mechanism should the nurse determine that the client is using? एक मेल स्टूडेंट है जिसकी हाइट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से वो अपने कॉलेज में क्या है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और अब वो जो है अपनी उस कमी को पूरा करते हुए एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेसर बन गया है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म उसने यूज़ किया है? ऑप्शन ए इंट्रोजेक्शन, बी सब्लिमेशन, सी कंपनसेशन एंड डी रिएक्शन फॉर्मेशन। इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। इंट्रोजेक्शन तब होता अगर वो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स की को देखते हुए खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन बन गया होता, अगर उसने उन्हीं क्वालिटीज़ को अपने अंदर जो है शामिल किया होता तो होता इंट्रोजेक्शन। तो ये इंट्रोजेक्शन नहीं है। सब्लिमेशन होता है जब हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है। किसी कंस्ट्रक्टिव वे में जब चैनलाइज करते हैं वो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है लगभग बराबर ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कंस्ट्रक्टिव वे नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर बॉस ने डांट दिया तो घर जाके किस पे डांटना है, जो हमसे वीक है, ठीक है, जो हमारी सुन लेगा। अपनी बीवी बच्चों को डांट दिया, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया कि सेम एंगर जो उसको पड़ा था वो उसने आगे जो है दे दिया। सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में होता है कि अगर किसी चीज़ को लेके बहुत गुस्सा है तो उसको पॉजिटिव वे में रिकंस्ट्रक्ट कर देना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और किसी ने अपना खोया है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कारण है कि जिससे एक्सीडेंट हुआ उसने शराब पी रखी थी, तो जो फैमिली मेम्बर हैं उनको गुस्सा तो बहुत है शराब वाले लोगों पे, लेकिन वो उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करके, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप फॉर्म करके, जिससे कि शराब छुड़वाई जा सके। तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना। तो ये सब्लिमेशन भी नहीं है, ये है कंपनसेशन। कंपनसेशन यही होता है कि एक चीज़ को हम दूसरी के से क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। सो दिस इज कंपनसेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन भी ये नहीं है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारे मन में होता है उससे टोटली अपोजिट रिएक्शन जो है हम जनरली दिखाते हैं, ठीक है। एक फनी सा वे में ऐसे सीरियल्स देखते हैं ना, तो सीरियल्स में शुरू में हीरो हीरोइन की क्या हो रही होती है, बहुत लड़ाई हो रखी होती है, लेकिन अंदर से क्या होता है उनके बीच में जो है प्यार होता है। तो इसी तरीके से अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन शो करना, जो इंटरनली है वो ना शो करके टोटली अपोजिट रिएक्शन शो करना इज रिएक्शन फॉर्मेशन। सिमिलरली क्या है, बहन भाई के केस में आप देख लीजिए कि बहन भाई क्या है, हमेशा लड़ते रहते, लेकिन जो अंदर फीलिंग है वो क्या है, लव वाली फीलिंग है। तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे सी आंसर रहेगा कंपनसेशन। नेक्स्ट, अ नर्स मस्ट कंसीडर अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट व्हेन प्रोवाइडिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग। एट विच स्टेज ऑफ Piaget's cognitive theory should the nurse anticipate a child will experience the greatest fear of surgery? कि बच्चा है एक, तो कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसमें सबसे ज़्यादा उसको जो है सर्जरी का फियर महसूस होगा। 4 स्टेज उसने बताई थी। सेंसोरी मोटर जो कि
बर्थ से 2 ईयर तक होती है, प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 ईयर तक होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल जो 7 से 12 ईयर तक होती है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आफ्टर 12 ईयर होती है। जो सेंसरी मोटर होती है उसमें जो सेंसेस और मोटर स्किल्स का यूज़ करते हुए बच्चा वर्क करता है, जैसे कहीं पे चढ़ना, चलना, जो है घुटनों के बल चलना, तो वो अपनी सुन के उस तरफ पलटना, तो अपना जो मेन फोकस रहता है वो क्या रहता है, सेंसरी और मोटर स्किल्स पे। और यहाँ पे जो है प्री ऑपरेशनल में वो अंडरस्टैंड करता है थ्रू वर्ड्स एंड इमेजेस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है यहाँ पे वो जो है थिंकिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग इन बच्चों में रहती है। फॉर्मल ऑपरेशनल में रहती है लॉजिकल थिंकिंग, और इसमें रहती है कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो और ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सके, निचोड़ वाले थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रहती है। अब जैसे कि ये बच्चा जो है प्री ऑपरेटिव स्टेज में है, तो कौन सा बच्चे को ज़्यादा रहेगा, ये प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन बच्चों को रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उनमें फ़र्क करना नहीं आता। ठीक है, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। मुझे लगता है ये स्टेज उसने पहले के बच्चों को बना के सोचते हुए बनाई थी, जैसे कि हम लोग थे। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, आजकल के बच्चे तो जो है पूरा फॉर्मल ऑपरेशनल मुझे लग रहा है उनका 2 to 7 में ही आ जाता है, लेकिन अब जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इन बच्चों में सबसे ज़्यादा फियर रहता है प्री ऑपरेटिव का। कारण यही है क्योंकि इनको इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता चलता, तो वो ये जो है उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं कि ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, ये सब कुछ होने वाला है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फियरफुल स्टेज अगर रहेगी तो वो बी रहेगी, प्री ऑपरेशनल। Then next, before discharge of an anxious client, the nurse should teach the family that anxiety can be recognized as. Anxiety क्या है? Option A, totally unique feeling. B, fear specially related to total environment. C, consciously motivated action, thoughts and wishes. And D, a pattern of emotional and behavioral response to stress. Anxiety कब होती है? जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कि हम जनरली डील नहीं कर पाते, जहाँ हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारी कंडीशंस किसको लीड करती हैं, एंग्जाइटी को। सो डी करेक्ट आंसर रहेगा कि एक पैटर्न है जो हमारे इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स का, कि हम स्ट्रेस से कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो हम एंग्जाइटी के थ्रू जनरली लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर रिस्ट्रेन्स PRN। PRN का मतलब क्या होता है, वेन एवर नेसेसरी। फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंट बिहेवियर, व्हाट इज द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग दिस ऑर्डर? ऑप्शन ए, ask that the order indicate the type of restraint. B, recognize that PRN orders for restraint are unacceptable. Then C, implement the restraint order when the client begins to act out. And D, ensure that the entire staff is aware of the order for the restraint. जब भी कभी रिस्ट्रेंट का ऑर्डर डालते हैं, ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं डालते कि व्हेन एवर नेसेसरी। जब भी पेशेंट लैश आउट करता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, रिस्ट्रेंट क्या है, एक लास्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। शुरू में तो हम पेशेंट की एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करके उसको कोशिश करते हैं कि वो जो है नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं होता तब रिस्ट्रेंट जो, या फिर हम उसको जो है सेक्लूजन रूम में डाल सकते हैं या रिस्ट्रेन कर सकते हैं, वो सबसे लास्ट में। तो रिस्ट्रेन का ऐसे SOS या PRN वाला ऑप्शन नहीं होता। जब भी रिस्ट्रेन करना होता है उसका फ्रेश ऑर्डर चाहिए होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि फ्रेश ऑर्डर्स ऐसे चीज़ के लेने होते हैं, क्योंकि नर्स, ये क्या है, लीगल चीज़ें हैं। अगर पेशेंट के हाथ पैर टूट गए, रिस्ट्रेन होने से इतनी एनर्जी हो गई कि उसने तोड़ ही दिया, तो क्या है कि सारी बात नर्सिस पे आ जाएगी। तो अभी आप आगे जाके काम करने वाले हैं, इसीलिए आपको ये, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आता है तो इतना पता होना चाहिए कि इस तरीके के ऑर्डर्स जो है फ्रेशली लिए जाते हैं। ये ऑर्डर SOS तौर पे या PRN तौर पे फॉलो नहीं होते हैं। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अ पेरेंट ऑफ 13-year-old एडोलेसेंट हु वाज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद हॉडकिंस डिजीज है। हॉडकिंस डिजीज क्या है, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स है। यहाँ पे जनरली नेक पे या फिर आर्मपिट वाले रीजन पे पेनलेस नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑन डायग्नोसिस जब बायोप्सी की जाती है तो हॉडकिंस डिजीज़ का जो है डायग्नोसिस मेक किया जाता है। यहाँ पे जो है हॉडकिंस डिजीज़ और नॉन हॉडकिंस डिजीज़ एक चीज़ होती है। हॉडकिंस डिजीज़ में जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रीड स्टेनबर्ग सेल्स,
रीड स्टेनबर्ग सेल्स अगर प्रेजेंट होते हैं बायोप्सी में तो वो उसको कहलाते हैं हॉटकिंस डिजीज, अगर नहीं होते हैं देन इट इज़ नोन एज नॉन हॉटकिंस डिजीज। अब ये क्या कह रहा है, 13 साल का बच्चा है जिसको हॉटकिंस डिजीज डायग्नोस हुआ है। पेरेंट कह रहे हैं कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू नो द डायग्नोसिस, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने बताया था कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ओपन एंडेड वे में रिस्पॉन्ड करना है। तो देखिए ऑप्शंस, इट इज़ बेस्ट इफ़ योर चाइल्ड नोज द डायग्नोसिस, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते तो ऑप्शन को नेग्लेक्ट कीजिए। डिड यू नो द क्यूरेट फॉर हॉटकिंस डिजीज इज हाई, क्योर रेट फॉर हॉटकिंस डिजीज इज हाई, दिस इज टोटली फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट, ये नहीं देनी है। देन वुड यू लाइक समवन विद हॉटकिंस डिजीज टू टॉक विद यू, ये बाद की बात है, इस टाइम पे नहीं। देन लेट्स टॉक अबाउट योर फीलिंग रिगार्डिंग द चाइल्ड्स डायग्नोसिस, ये है कि पेरेंट्स क्या करें, वेंट आउट करें कि वो उसको किस स्टेज पे डर लग रहा है, क्या उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि उसके जो है जो उसका कंसर्न है उनको एड्रेस किया जा सके। सो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज अवेयर दैट कोवर्कर्स मदर डाइड 16 मंथ अगो, एक कोवर्कर की मदर की डेथ हो गई थी। द कोवर्कर्स क्राई एवरी टाइम एंड समवन सेज द वर्ड मदर और इफ द मदर्स नेम इज मेंशन्ड, व्हाट डज द नर्स कंक्लूड अबाउट दिस बिहेवियर। 16 मंथ हो गए हैं तो जनरली जो ग्रीविंग वाली स्टेज है उसको क्या होना चाहिए, ओवर हो जाना चाहिए अभी भी, लेकिन वो क्या कर रहा है कि क्राई कर रहा है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स नहीं है इतने लंबे टाइम के बाद। मोस्ट पीपल क्राई व्हेन देयर मदर डाई, यस मोस्ट पीपल क्राई, बट टाइम पीरियड देख लीजिए कि 1.5 साल से ऊपर बात हो गई है तो ये नहीं होगा। द कोवर्कर में नीड हेल्प विद ग्रीविंग, ये रहेगा कि वो ग्रीविंग प्रोसेस जो है उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो उससे कॉप अप नहीं कर पा रहा, तो उसको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, ये नहीं होगा। कोवर्कर वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड, एवरीबडी इज अटैच टू देयर मदर, बट द टाइम फ्रेम सिग्निफाइज कि उसको ग्रीविंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है। सी। द नेक्स्ट, what is the most important assessment data for a nurse to gather from the client in crisis, अगर कोई क्राइसिस में है तो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा नर्स क्या जो है गैदर करेगी। ऑप्शन ए, द क्लाइंट्स वर्क हैबिट, बी एनी सिग्निफिकेंट फिजिकल हेल्थ डाटा, सी हिस्ट्री ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, एंड डी द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द क्राइसिस, ये कि उसकी क्या परसेप्शन है कि क्या वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस है जिनकी वजह से उसको क्या हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, ताकि उन सर्कमस्टेंसेस को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, किसी क्या चीज़ थी जिसने क्राइसिस को जन्म दिया, क्राइसिस को पैदा किया, तो वो चीज़ जो है वो एड्रेस करनी है सबसे पहले। तो डी राइट आंसर रहेगा। ये भी रहेंगे लेकिन ये बाद में रहेंगे, सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसके चलते जो है क्राइसिस रिजल्ट हुआ। सो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इनिशियल क्लाइंट ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू एंगर मैनेजमेंट, अगर एंगर मैनेजमेंट की बिहेवियर है तो इनिशियल, ठीक है, इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। फाइनल ऑब्जेक्टिव तो क्या रहेगा कि उसको क्या आ जाना चाहिए, एंगर को कंट्रोल करना आ जाना चाहिए। लेकिन कोई भी अपने एंगर को कंट्रोल करना कब सीखेगा, जब वो ये जानेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपने इस गलत बिहेवियर के लिए। खुद को जो है दोषी मानेगा तभी, दूसरों पे ब्लेम डालने से ऐसा नहीं होगा। पहले खुद की रिकॉग्निशन जरूरी है, उसके बाद ही क्या है फर्दर स्टेप प्रोसीड होंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एक्सप्रेसिंग रिमोर्स ओवर एग्रेसिव बिहेवियर, रिमोर्स जो है रोने धोने से कुछ नहीं होगा एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर, ये होगा कि जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तब उसको एहसास होगा कि वो गलत कर रहा है, तभी जो है फर्दर इंटरवेंशन में वो पार्टिसिपेट करेगा। डेवलपिंग अल्टरनेटिव मेथड्स टू रिलीज द फीलिंग, ये होगा लेकिन ये अल्टीमेट गोल होगा, यहाँ पे पूछा गया है इनिशियल। ठीक है, टीचिंग अदर्स हाउ टू अवॉइड ट्रिगरिंग द एंग्री बिहेवियर, दूसरों को सिखाने से कुछ नहीं होगा, पेशेंट की सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। तो सी राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट अबाउट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन व्हेन टेकिंग अ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MOAI में क्या नहीं देते हैं, टायरामिन रिच फूड नहीं देते हैं, चीज़ हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, इस तरीके की चीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर देता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर देता है, जिसकी वजह से टायरामिन वाले फूड इनको नहीं देते हैं। ये अभी आपके प्री में क्वेश्चन था, है ना। व्हाट रेस्पॉन्स डज द नर्स टेल देम टू एंटिसिपेट इफ दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ये कौन सा चीज़ उनको हो सकती है अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। ए ऑसिपिटल हेडेक, बी अर्टिकेरिया, सी मसल स्पाज्म, एंड सी डी सडन ड्रॉप इन बीपी, बीपी में ड्रॉप नहीं होगा, बढ़ेगा,
जो बढ़ा हुआ बीपी होगा वो क्या लीड करेगा, ऑक्सीपिटल हेडेक। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा। अर्टिकेरिया और मसल स्पाज्म इसके जो है साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और ए किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से। नेक्स्ट, a nurse administer an antipsychotic to the client for which common manageable side effect should the nurse assess the client। एंटीसाइकोटिक दे रही है, मैनेजेबल साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मैनेज किया जा सकता है। ऑप्शन ए जॉन्डिस, बी मिलेनोसाइटोसिस, सी ड्रॉपिंग आईलिड्स एंड डी अनइंटेंशनल ट्रेमर्स। जो जॉन्डिस होता है वो जनरली बहुत लेट स्टेज में होता है, और ये जो है अर्ली स्टेज में या बहुत रेयरली देखने को मिलता है, तो ये नहीं है। मिलेनोसाइटोसिस एंड ड्रॉपिंग आइलेट्स, मिलेनोसाइटोसिस तो इसमें होता ही नहीं है। ड्रॉपिंग आइलेट्स बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, तो ये भी नहीं। अनइंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं जिनको कि जो है इंजेक्टेबल्स दे के कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये मैनेजेबल साइड इफेक्ट है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which medication should the nurse expect to administer who has the overdose of benzodiazepine। बेंजोडाइजिपिन की ओवरडोज हुई है, तो इसका हमें क्या देना होगा, एंटीडोट देना होगा। बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट इनमें से कौन सा है, लिथियम। ये तो मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर है। फ्लोमाजिनिल, यस, फ्लोमाजिनिल इज द एंटीडोट ऑफ दिस। मिथाडोन जो है ये किस में देते हैं, नार्कोटिक एडिक्शन विड्रॉल में दिया जाता है। और क्लोरमाज़ेपिन क्या है, एक एंटीसाइकोटिक है। तो यहाँ पे जो है फ्लूमाजिनिल इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम किस में देते हैं, बेंजोडाइजिपिन की पॉइजनिंग में दिया जाता है एज एंटीडोट। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु एब्रप्टली विड्रॉ फ्रॉम बार्बिटूरेट यूज, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंस। बार्बिटूरेट ले रहा था, विड्रॉ किया है, तो बार्बिटूरेट विड्रॉल का सबसे जो साइड इफेक्ट होता है वो सीजर्स एक्टिविटी होता है। तो हमेशा पेशेंट को सीजर्स एक्टिविटी के लिए मॉनिटर करना है, और जो है पेशेंट सेफ्टी वाली सारी चीज़ें बेड साइड पे अवेलेबल करनी है सीजर्स का सोचते हुए। तो बी राइट आंसर रहेगा। बार्बिटूरेट विड्रॉल इज ऑलवेज डील विद सीजर्स एक्टिविटी, बी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद डिप्रेशन इज टू रिसीव फ्लुएजिटीन, मिल रहा है एंटी डिप्रेसेंट। व्हाट प्रिकॉशन शुड द नर्स कंसीडर व्हेन इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट विद दिस ड्रग। कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, ऑप्शन ए इट मस्ट बी गिवन विद फूड और क्रैकर्स टू अवॉइड हाइपर एसिडिटी। ये जनरली जो है एम्प्टी स्टमक दिया जाता है जब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है एनहेंस्ड होने के लिए। ईटिंग चीज़ी और पिकल्ड हेरिंग और ड्रिंक्स और वाइन, ये किस में देते हैं, MAOI में देते हैं, इसमें नहीं होता है कि टायरामिन नहीं देना है। देन ब्लड लेवल्स में नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन 2 to 4 weeks, एंड ब्लड लेवल शुड बी ऑब्टेन्ड वीकली फॉर 3 months टू मॉनिटर द अप्रोप्रिएट लेवल। ये इसमें ज़रूरत नहीं होती है, जनरली लिथियम वगैरह में ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत है क्योंकि इनको एक्शन करने में लगभग 2 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है, तो उससे पहले कोई नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट पेशेंट में नहीं दिखती, उसके बाद ही सिम्टम्स दिखते हैं। तो और क्या चीज़ करना है, नर्स को इस टाइम 2 से 4 हफ्ते तक सुसाइड प्रिवेंशन की जो भी अभी तक प्रिकॉशन लेती आ रही थी वो लेते आनी है, क्योंकि अभी इसने एक्शन करना शुरू नहीं करना है, इसने टाइम लेना है एक्शन करने में। तो सी करेक्ट आंसर होगा। Next, a client has been receiving escitalopram for treatment of major depressive episode. On the 5th day of the therapy, the client refuses the medication stating it doesn't help. So, what's the use of taking it? What is the nurse's best response? 5 ही दिन हुए हैं उसको एसिटाइलोप्राम लेते हुए। ये भी वही ड्रग है जो कि 2 से 4 या 1 से 4 हफ्ते ले सकती है। तो ये नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उसको बताना है कि इस ड्रग को 1 से 4 हफ्ते लग सकते हैं अपनी इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए। 6 से 8 हफ्ते बहुत दूर है, ये नहीं होगा। आई विल टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट इंक्रीजिंग द डोज। इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता होगा कि उसका एक्शन क्या है इतने टाइम बाद ही आएगा। You should have felt a response by now. No, this is not the time कि he should felt the response. अभी बहुत early है response felt करने के लिए, so A is the right answer. Next, a client is receiving doxepin for which most dangerous side effect of tricyclic antidepressant should a nurse monitor the client. Tricyclic antidepressant है, इसका most डेंजरस साइड इफेक्ट बोला है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस माइड्रेसिस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, सारे इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन अगर सबसे डेंजरस की बात करें तो माइड्रेसिस है, जिसमें प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं।
इट इज़ द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट। और डायलेटेड प्यूपिल जो हैं वो जनरली लीड कर देती हैं आगे जाके प्रेशर इंक्रीज करके ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस को भी। तो ये मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट इज माइड्रेसिस। Next, a 17-year-old adolescent with history of asthma is brought to emergency department in respiratory distress. A nurse immediately placed the client in a bed with the head of the bed elevated and oxygen administered via face mask. The healthcare provider perform a physical assessment, write orders and admit the adolescent to the pediatric unit. What is the nurse's प्रायोरिटी इंटरवेंशन? एक 17 साल का बच्चा है, अस्थमा का अटैक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ रहा है। नर्स ने उसके बेड के हेड को थोड़ा ऊपर करके और ऑक्सीजन लगा दी है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने असेसमेंट वगैरह करके उसको एडमिट कर लिया है। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रिंग द नेबुलाइजर ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। B, obtain a blood specimen to send to the laboratory. C, notify the respiratory therapist to perform chest physiotherapy. And D, sending a requisition to central supply for an incentive spirometer. इनिशियल प्रायोरिटी पूछा गया है। प्रायोरिटी अभी क्या है? उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करना। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किससे रिलीव होगा? ब्रोंकोडायलेटर से रिलीव होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है नेबुलाइजर ट्रीटमेंट ताकि ब्रोंकोडायलेशन हो सके और ब्रीदिंग जो है फैसिलिटेट हो सके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम हो सके। तो ए राइट आंसर रहेगा। बाकी चीज़ भी करनी है लेकिन वो बाद की बातें हैं, अभी प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा गया है तो ए होगा। नेक्स्ट, एन एडोलेसेंट अराइज एट द क्लिनिक रिपोर्टिंग एक्सपीरियंसिंग बजिंग इन द ईयर। बजिंग साउंड जो है ईयर में हो रही है। व्हाट असेसमेंट डाटा आर एसेंशियल फॉर द नर्स टू ऑब्टेन? एडोलेसेंट है, ठीक है। ए, म्यूजिक प्रेफरेंस। बी, चाइल्डहुड ईयर इन्फेक्शन। सी, रिसेंट इमोशनल ट्रॉमा। एंड डी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस। जो है म्यूजिक प्रेफरेंस पूछनी है क्योंकि एडोलेसेंट होते हैं जनरली कान में लगा के क्या है बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि बजिंग सेंसेशन ईयर में हो रही हो। तो उससे पता लगेगा कि पेशेंट को क्या है, कोई एक्सटर्नल ही है या फिर कुछ इंटरनल चीज़ है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि हाँ बहुत तेज तेज गाने सुनता हूँ तो वो उसका कारण से हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन जनरली बजिंग में रिजल्ट नहीं करते। इमोशनल ट्रॉमा डजेंट लीड एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस ऑल्सो डजेंट लीड टू द बजिंग। तो यहाँ पे म्यूजिक प्रेफरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ 13-year-old एडोलेसेंट इज हैविंग एन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है बच्चे को। Because exercise and avoidance of fatigue are essential component of the care, which sport should the nurse suggest for the therapeutic use? 13 साल का बच्चा है, इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है, तो कौन सा जो है एक्सरसाइज उसको बोलनी है? उसको ऐसी एक्सरसाइज बोलनी है जहां उसकी बैक की मसल स्ट्रेंथन हो प्लस उसकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन हो। तो यहाँ पे स्विमिंग इज द एक्टिविटी, जहाँ पे वो स्विमिंग करते हुए जब एक्सटेंशन करेगा हैंड्स की तो बैक की मसल स्ट्रेंथन होगी। साथ में जो है जो ब्रीदिंग रोक के वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इस तरीके से अगर इनकी सर्जरी भी करनी पड़ती है तो वो ये एक्सरसाइज पहले परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं ताकि ये दोनों स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो सके और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना हो। सो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 13-year-old फीमेल एडोलेसेंट कम टू पीडियाट्रिक यूनिट। उसका BMI देखिए 21 है, ठीक है, और कितने साल की है? 13 साल की। तो कंपेयर द एडोलेसेंट BMI टू द बॉडी मास इंडेक्स परसेंटाइल फॉर गर्ल्स 2 to 20 ईयर ग्राफ एंड डिटरमाइन व्हाट परसेंटाइल इन द एडोलेसेंट फॉल। ये देखना है ग्राफ का यूज करते हुए कि वो कौन सी परसेंटाइल में फॉल होती है। ये देखिए यहाँ नीचे दिया गया है एज इन ईयर, ठीक है, ये एज दिया गया है। इधर की साइड जो है ये ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें क्या दिया गया है? BMI दिया गया है। अब यहाँ पे BMI कितना था? 21 था और एज कितना थी? 13 थी। तो पहले एज देखिए, ये देखिए 13 ईयर वाली एज ये है, ठीक है, 13 ईयर ये हो गया और 21 वाली लाइन कहाँ पे है? ये है 21 वाली, 20 है ना, ये 20 21 ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 21 है ना, तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है। ग्राफ का यूज करते हुए जब आप देखेंगे ये यहाँ पे फॉल कर रहा है और दिस इज
75th परसेंटाइल, ठीक है, ये 75th परसेंटाइल है, तो यहाँ पे 75th परसेंटाइल इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप इस तरीके से देख रहे हैं ना, अगर ये 13 साल है, ये 21 साल है, तो जब ये 13 और 21 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ना, ये 75th परसेंटाइल वाली जा रही है। अब 75th परसेंटाइल तो आपने देख लिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये बच्चा वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे इसकी एज के 75% बच्चों का जो है BMI वेट जो है इससे कम है, ठीक है, तो ये वहाँ पे जो है बच्चा लाइक कर रहा है। अगर मैं इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो अगर लेस देन 5 परसेंटाइल आ रहा है तो ये अंडरवेट होता है, और अगर 5 से 85 परसेंटाइल आ रहा है तो ये हेल्दी या नॉर्मल वेट बोलते हैं। तो इसका 75 परसेंटाइल है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि दिस गर्ल इज हेल्दी, ठीक है। और अगर ये 85 से 95 आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे। और अगर मोर देन 95 आ रहा है तो दिस इज ओबेसिटी। आप समझ गए हैं। एक आपने ग्राफ पे सीधा देखना है, 13 साल का ले लिया, ऊपर 21 तक आप देखेंगे कहाँ पे फॉल कर रहा है, उस पॉइंट को मार्क करेंगे, और जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 75 परसेंटाइल पे फॉल कर रहा है। और 75 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, 5 से 85 परसेंटाइल वाले बच्चे जो है हेल्दी नॉर्मल कहलाते हैं, हेल्दी कहलाते हैं। तो ये बच्चा एक हेल्दी बच्चा है। 5 से कम अंडरवेट, और 85 से 95 जो है ओवरवेट, और मोर देन 95 ओबीज चाइल्ड कहलाएंगे। सो दिस इज 75th परसेंटाइल हेल्दी बच्चा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक लाइन ड्रॉ करके आपको देखना है कि कौन सी परसेंटाइल पे वो फॉल कर रहा है। इस तरीके से आपको किसी भी एज का कुछ भी पूछा गया हो, अगर आपको ये कट ऑफ पता है और ये पूछा गया होता है बच्चा हेल्दी है, अंडरवेट है, तो आप हेल्दी पे टिक करते हैं, नॉर्मल पे टिक करते हैं। यहाँ परसेंटाइल पूछा, आप सीधा परसेंटाइल पे टिक कर रहे हैं। तो एनीवे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यू विल बी एबल टू आंसर। ये एक ग्रोथ चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। और क्वेश्चन भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में जो है डालती रहूँगी, ताकि आपको पता चले कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं ग्रोथ चार्ट को। सो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा। Next, a 8-year-old child is diagnosed with leg calf path disease। leg calf path disease होती है जो हमारा फीमर होता है ना, तो जो फीमर हेड होता है, जो हेड ऑफ द फीमर होता है, तो उसमें क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से पेन, सीवियर पेन और नेक्रोसिस वाली कंडीशन भी लीड हो सकती है। तो इसको बोलते हैं लेग काल्फ पर्थ डिजीज। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स एन अबडक्शन ब्रेस फॉर 24 आवर्स अ डे एंड नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी। इसको वेट नहीं बियर करना है उस पैर पे, तो कौन सी चीज जो है नर्स टीच करेगी पेरेंट्स को। ऑप्शन ए, हैव द चाइल्ड ट्रांसफर टू द व्हील चेयर यूजिंग द अनअफेक्टेड लेग। Explain that kneeling but not standing on the affected leg is permitted। नीलिंग से भी क्या हो रहा है, वेट बियरिंग एक्टिविटी इसको करनी ही नहीं है कोई भी, ठीक है, नो वेट बियरिंग एक्टिविटी। तो ये नीलिंग भी वेट बियरिंग है, ये नहीं करेंगे। परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, दिस ऑल्सो पुट वेट, तो ये भी नहीं होगा। क्रचेस कैन बी यूज्ड एज 4 पॉइंट गेट इज यूज्ड व्हेन वॉकिंग। 4 पॉइंट गेट पे भी जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में है उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो ये भी नहीं करेंगे। ये करेंगे कि जब उसको व्हील चेयर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरली उसको व्हील चेयर पे ही मोबाइल रखना है, और जब व्हील चेयर पे कर रहे हैं तो अनअफेक्टेड लेग का यूज करते हुए करना है, अफेक्टेड लेग को बिल्कुल भी वेट नहीं देना है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 6-year-old चाइल्ड कम्स टू द स्कूल नर्स रिपोर्टिंग अ सोर थ्रोट है, 6 साल का बच्चा है, ठीक है। नर्स वेरीफाई दैट द चाइल्ड हैज फीवर एंड रेड इन्फ्लेम्ड थ्रोट। व्हेन अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड अराइव्स टू टेक द चाइल्ड, द नर्स अर्जेस द पेरेंट टू सीक treatment. The nurse is aware the causative agent may be beta hemolytic streptococcus and illness may progress to the joints hurt. What illness of is the most concern? एक बच्चा है जिसको सोर थ्रोट है, स्कूल में बुखार आ रहा है, पूरा गला लाल है। उसके पेरेंट्स जब उसको लेने आए तो स्कूल हेल्थ नर्स बोल रही है कि इसका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि हो सकता है इसको क्या हो, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो, जो कि आगे जाके जॉइंट्स में और हार्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा जो है मोस्ट कंसर्न रहेगा, टेटनस नहीं ऐसा कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा के भी साइन नहीं है ये। स्कारलेट फीवर, दिस इज नॉट द साइन ऑफ स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में क्या होता है, रैशेज ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये उसके साइन नहीं है। दिस कैन लीड टू रोमैटिक फीवर। अगर जो है हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ये रोमैटिक फीवर कॉज करता है। ये जो है जॉइंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट कर देता है, वहाँ पे इसको जो है
अगर ये कार्डाइटिस कोज करता है तो एशॉफ नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं रोमेटिक कार्डाइटिस के। तो रोमेटिक फीवर जॉइंट्स में जो है जॉइंट पेन, जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, आर्थराइटिस कोज कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए नर्स जो है मोस्ट कंसर्न रहेगी। रोमेटिक फीवर इज कोज्ड बाय बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो पहले थ्रोट इन्फेक्शन से शुरू होता है। तो डी राइट आंसर होगा। Next, range of motion exercise are prescribed for a child with juvenile idiopathic arthritis. What criteria should the nurse use to evaluate the effectiveness of exercise? अब जो बच्चा है उसको इडियोपैथिक अर्थराइटिस है, मतलब बाय बर्थ उसको अर्थराइटिस है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया जो है इवेल्युएट करेगा कि जो एक्सरसाइज करा रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है? ऑप्शन ए, पेन इज रिलीव्ड, बी, affected joints can flex and extend, C, pedal and radial pulses are diminished नहीं होनी चाहिए, D, subcutaneous nodules at the joints recede, एक्सरसाइज से नोड्यूल्स जो हैं वो नहीं घुलते हैं। एक्सरसाइज का इफेक्टिविटी का पता लगेगा अगर उसके जॉइंट्स क्या हैं, फ्लेक्स और एक्सटेंड कर पा रहे हैं, इसका मतलब एक्सरसाइज क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉज करती है। तो बी राइट आंसर रहेगा। पेन रिडक्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओबेसिटी इज in the child is an ever increasing problem. What should a nurse consider before confronting the problem with individual children? Obesity जो है increasing problem है, तो क्या confront करेगी? Option A, enjoyment of the specific food is inherited. B, childhood obesity is not usually a predictor of adult obesity. C, children with obese parent and sibling are destined for obesity. And D, family and cultural influence are deciding factors in eating habits. यहाँ पे क्या रहता है, डी रहता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो फैमिली के इन्फ्लुएंसेस है, जो हमारी फैमिली खाती आई है और हम देख रहे हैं, वो हमारे ईटिंग हैबिट्स को क्या करता है, जनरली डिसाइड करता है। अगर हम घर में छोटे बच्चे की भी बात कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स उसके क्या है, बहुत ही ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो बच्चे को भी वही आदत हो जाती है। और वहीं पेरेंट्स भी अगर उसके सामने बैठ के हेल्दी फूड खा रहे हैं, बच्चा भी वही खाएगा। तो ये क्या है कि फैमिली और कल्चरल इन्फ्लुएंस है। एन्जॉयमेंट ऑफ स्पेसिफिक फूड इज़ इनहेरिटेड, ऐसा कुछ नहीं है, इनहेरिटेड फूड हैबिट्स नहीं होती हैं, वो जनरली बाय प्रैक्टिस जो है बच्चे में डेवलप होती हैं। ये प्रेडिक्टर होता है मोस्टली, not always but mostly is predictor of adult obesity. And children with obese parents or siblings are destined for obesity. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि obese parents जो हैं कि बच्चे हमेशा ही obese होंगे, उनको जो है डाइटरी हैबिट्स या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 7-year-old चाइल्ड डेवलप यूटीआई हुआ है बच्चे को, सल्फोनामाइड दे रहे हैं। व्हाट इज़ द मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग? सल्फोनामाइड अगर हम दे रहे हैं तो इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ड्रग को क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे देना है, क्योंकि जो ड्रग का लेवल है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आज सुबह दे दिया, ठीक है, और कल शाम को दिया, तो बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, और गैप आते ही यूटीआई का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या कर देगा, रेजिस्टेंस टू द ड्रग कर देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक पर्टिकुलर समय पे ही देना है, क्योंकि ड्रग की भी क्या होती है कि इतने टाइम तक वो ब्लड में एक्टिव रहेगा, और जब उसकी एबिलिटी डिमिनिश होने लग जाती है, दूसरा ड्रग मिल जाता है सेम टाइम पे। तो सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकेशन विद मिल्क ऐसा कुछ नहीं है। मॉनिटर द चाइल्ड टेम्परेचर, ये कोई एंटीपायरेटिक ड्रग नहीं है। वेट द चाइल्ड डेली, ये जनरली उसमें करते हैं जहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, a child is admitted with diagnosis of acute post-streptococcal glomerulonephritis. When performing a physical assessment and reviewing the child's laboratory report, which clinical finding does the nurse expect? अब बच्चे को क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हुआ होगा और अब ग्लोमेरुलस जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। तो कौन सी फिजिकल असेसमेंट उसमें मिलेगी? हीमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, पेरीऑर्बिटल एडिमा, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। हीमेचूरिया भी होगा, क्यों? क्योंकि जो किडनी है वो क्या कर रही है, ब्लड में आरबीसी, यूरिन में आरबीसीज को भेज रही हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसलिए होगा। प्रोटीन्यूरिया होगा क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से प्रोटीन भी जो है यूरिन में आएगा, तो वो भी प्रेजेंट होगा। पेरीऑर्बिटल एडिमा भी प्रेजेंट होगा क्योंकि जो है सोडियम रिटेंशन हो रही है, तो जिसकी वजह से एडिमा भी प्रेजेंट होगा। इंक्रीज्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगा
इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों होगा, क्योंकि यूरिन बहुत ही कंसनट्रेटेड निकल रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी। स्लाइट इंक्रीज इन बीपी भी होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो है सारे सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव अगर ऑप्शन होता तो वो राइट आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विद इन्फ्लुएंजा, विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जरूरत है? ऑप्शन ए, आई विल मैनेज द फीवर विद बेबी एस्पिरिन। बी, वी विल मेक श्योर टू गेट अ फ्लू शॉट नेक्स्ट सीजन। सी, प्रोवाइडिंग फ्लूइड विल हेल्प relieve the symptom. D, staying home from the school will prevent transmission. ऑब्वियसली ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इससे होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे हमें नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन जो कि गलत है वो टिक करना है। प्रोवाइडिंग फ्लूइड विल हेल्प रिलीव द सिम्टम्स, यस, किसी भी वायरल में फ्लूइड जो है वो सिम्टम्स को रिलीव करता है, तो ये भी ठीक बात है। वी विल मेक श्योर टू गेट अ फ्लू शॉट जो है हर सीजन में लेना होता है, ये भी ठीक है। एस्पिरिन नहीं देते हैं क्योंकि एस्पिरिन किसको लीड कर सकता है, रे सिंड्रोम एक बोलते हैं उसको लीड कर सकता है, जहाँ पे जो है इंसेफेलोपैथी और जो है हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, हिपैटिक टॉक्सिसिटी एंड इंसेफेलोपैथी ये प्रेजेंट हो सकती हैं। तो एस्पिरिन जो है इन्फ्लुएंजा में नहीं देंगे बिकॉज इट कैन लीड टू रे सिंड्रोम, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पेरिफेरल सेंट्रल वेनस कैथेटर हैज़ बीन इंसर्टेड इन द आर्म ऑफ अ 7-year-old चाइल्ड ऑन पीडियाट्रिक यूनिट। पेरिफेरल आईवी लाइन जो है वो बीबी प्लेस पे है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है इमीडिएटली। विच इंट्रावेनस असेस लाइन शुड द नर्स यूज। अब एक बच्चा है उसको आईवी कैनुला डला हुआ था, दूसरे हाथ पे से जो है सेंट्रल वेनस कैथेटर उसको डाल दिया है, लॉन्ग लाइन डाल दी है, तो अभी जो है एंटीबायोटिक देना है तो वो कौन सी लाइन से देगी? अभी जो है एंटीबायोटिक पेरिफेरल लाइन से ही देगी, क्योंकि सेंट्रल वेनस कैथेटर की हमेशा प्लेसमेंट जो है वो रेडियोग्राफ एक्सरे से देखते हैं कि वो सही जगह है या नहीं। अगर वो उसकी जो टिप है वो इधर उधर होती है तो वो लंग्स में एडिमा कॉज कर सकती है, ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती है। तो इसीलिए उसकी प्लेसमेंट को जानना ज़रूरी है और प्लेसमेंट के लिए उसके एक्सरे होना ज़रूरी है। एक्सरे के बाद ही उस लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो हमने वैसे कैथेटर कैनुला डाल रखा है उससे ही हम जो है एंटीबायोटिक देंगे। तो डी राइट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन देखिए, सेंट्रल वेनस कैथेटर बिकॉज दिस विल हेल्प डिटरमाइन द इट्स पेटेंसी, नहीं, पेटेंसी डिटरमाइन करने के लिए रेडियोग्राफी करना पड़ेगा। पेरिफेरल लाइन बिकॉज सेंट्रल वेनस कैथेटर इज रिजर्व फॉर फ्लूइड, सेंट्रल वेनस कैथेटर के काफ़ी पोर्ट्स होते हैं, फ्लूइड्स के लिए एंटीबायोटिक के लिए हम अलग अलग रिजर्व कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सेंट्रल वेनस कैथेटर बिकॉज एंटीबायोटिक मस्ट बी गिवन सिस्टमेटिकली एज क्विकली एज पॉसिबल, नो, बिकॉज अभी तक जो है रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन नहीं हुई है कि वो सही जगह पे प्लेस्ड है या नहीं, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a child has been admitted to pediatric unit with a severe asthma. What type of acid-base imbalance should the nurse expect the child to develop? एक बच्चा है जिसको सीवियर अस्थमा है। सीवियर अस्थमा में क्या हो जाता है, ब्रोंकियल्स नैरो हो जाते हैं। जब ब्रोंकियल्स नैरो हो जाते हैं तो बॉडी में क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 को बाहर नहीं वेंट आउट कर पा रही है बॉडी। और CO2 जब बढ़ता है, मेटाबॉलिक वाले तो दोनों ऑप्शन आप इसमें काट दीजिए क्योंकि मेटाबॉलिक नहीं होगा, ये हमेशा रेस्पिरेटरी से एसोसिएटेड होगा। और CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रही है, उसका लेवल जो है बॉडी में ही बिल्ड हुए जा रहा है, इसकी वजह से। सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 3-year-old preschooler has been hospitalized for nephrotic syndrome. What is the best way for the nurse to evaluate fluid retention or loss? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें क्या क्या होता है, अडीमा कॉज होता है, प्रोटीन्यूरिया होता है, ठीक है, और हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, मैंने पहले भी समझाया था। तो इसमें से कौन सा बेस्ट वे है नर्स का इवेल्युएट करने का, फ्लूइड रिटेंशन और लॉस। यहाँ पे जो है ऐसे बच्चों का डेली वेट करते हैं सेम टाइम पे देखने के लिए कि क्या फ्लूइड लॉस हुआ है या रिटेंशन में वेट गेन हो जाता है, तो ये चीज़ देखते हैं।
हैव द चाइल्ड यूरिनेट इन द बेड पैन, इतना छोटा बच्चा जो है बहुत मुश्किल हो जाता है ये कराना। देन मेजर द एब्डोमिनल गर्थ, ये जनरली हम किस में करते हैं, असाइटिस वाले केस में करते हैं। टेस्ट द चाइल्ड फॉर प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। यहाँ पे जो है फ्लूइड रिटेंशन की बात है तो वो वेट से जो है वो पता चलेगा, तो ए राइट आंसर होगा। A healthcare provider list orders for a young child with tentative diagnosis of Wilms tumor. Which order should the nurse question? Wilms tumor जो है किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा ऑर्डर को जो है वो क्वेश्चन करेगी? ऑप्शन ए MRI, CT स्कैन, रीनल बायोप्सी एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे जो है जनरली ट्यूमर पे प्रेशर नहीं डालते हैं, अदरवाइज क्या है रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं या और फर्दर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। MRI जो है, MRI से हम विल्म्स ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। CT, MRI और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तीनों जो है उसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक है। रीनल बायोप्सी जनरली उसमें नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये सही ऑप्शन होगा। इसको क्वेश्चन करना है कि आपने रीनल बायोप्सी क्यों लिखा है, फिजिशियन से पूछना है, ठीक है। Next, a female while leaving from the home for a market feels anxiety and fear during lifting when use lift and while traveling alone in the car. This is the best example of. अब ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, कि बंद स्पेस जो है उसका फियर है। तो ये कौन सा क्या कहलाता है? क्लेस्ट्रोफोबिया कहलाता है, जहाँ पे बंद स्पेस से उसको फियर होता है। एगोराफोबिया कहलाता है कि ऐसे सिचुएशन में जाने से फियर होता है जहाँ पे एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस होती हैं। एक्रोफोबिया जनरली हाइट के फीवर को बोलते हैं, और हाइड्रोफोबिया सबको ही पता है किसको बोलते हैं, वाटर से, अगर पानी से फियर होता है तब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस है, ए राइट आंसर होगा। Next, a client comes into emergency department, has frequent loose motion for 1 day with no other symptom. बच्चे को लेके आया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, तो कोई फ्रीक्वेंट लूज मोशन है, कोई और सिम्टम नहीं है, वाइटल्स नॉर्मल है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, स्किन रिवर्ट बैक कर रही है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? अगर हम IMNCI की बात करें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड, नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, तो यहाँ पे 3 कलर होते हैं, पिंक, येलो एंड ग्रीन। पिंक का मतलब होता है अर्जेंट, जहाँ हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। येलो का मतलब होता है अगर हम OPD बेस पर ड्रग्स दे के ठीक कर सकते हैं। ग्रीन का मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो ये बच्चा जो है जो सिम्टम्स दिखा रहा है वो ग्रीन कैटेगरी के दिखा रहा है, तो यहाँ ए रहेगा, ट्रीट डायरिया एट होम। यहाँ पे मदर को क्या बोलते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराए, और हर एपिसोड के बाद बच्चे को ORS देना है, और जो है ORS हर एपिसोड के बाद देना है ताकि जो मेंटेन रख सके। और हमेशा इस कंडीशन में हम क्या बताते हैं, डेंजर साइंस बताते हैं। डेंजर साइन का मतलब है व्हेन टू रिटर्न, कि कब वापस आना है, वो साइन सारे एक्सप्लेन करने हैं। ये होम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हम पेरेंट्स को सिखाते हैं। यहाँ देखिए IV फ्लूइड इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है। एंटीबायोटिक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन या कोई और सिम्टम्स नहीं है, तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज न्यू इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कवर 4 Ds। तो कौन से 4 D जो हैं इसके पार्ट हैं? ऑप्शन है डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। जो ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये इसी चीज़ को फोकस करता है, डिफेक्ट बर्थ के, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डेवलपमेंटल डिले जो है, डेफिशिएंसीज, डिजीज एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो ये 4 कंपोनेंट जो हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको पता होना चाहिए, सो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, while changing the dressing the nurse inspects that the wound area become red and there is swelling and induration. What is the possible complication? ये क्या शो कर रही है? इन्फेक्शन शो कर रही है। एविसरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर 2 स्किन के पार्ट को क्या किया गया है, सूचर किया गया है, और सूचर ओपन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डेहिसेंस, और अगर ओपन होने से अंदर का भाग जो है बाहर प्रोट्रूड करता है उसको बोलते हैं एविसरेशन। कई बार पूछते हैं कि एविसरेशन हो गया है तो क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी? एविसरेशन में जो भाग बाहर आ गया है उसको जनरली स्टेराइल क्लॉथ से जो है वो कवर करना होता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना हो। तो यहाँ जो साइन शो कर रहे हैं वो डी कर रहे हैं। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया है यहाँ से क्या फॉर्म होता है, तो उसका आंसर भी एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, तो डी राइट आंसर रहेगा।
इस तरीके के मैंने क्वेश्चन ना प्री वाली जो सीरीज़ है उसमें भी करा रखे हैं, तो जो मेंस देने वाले हैं वो प्री की सीरीज़ भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ ढेरों इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिनेरियो है तो इमेज नहीं आएंगी, इमेज आएंगी, क्योंकि इमेज भी क्या है, एक आपकी स्किल ही टेस्ट कर रही है कि आपको पता है या नहीं है। तो स्किल का मतलब 5-7 लाइन के स्टेटमेंट ही का होना ही नहीं है, स्किल का मतलब जो है आपको नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का होना भी एक स्किल है, तो वो भी आ सकते हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट कंप्लेन मसल स्पाज्म एंड रिजिडिटी इन एक्सट्रीमिटी, दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट विच बैलेंस। टेटनी है, टेटनी है तो सीधा क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम लेवल कम होने पर टेटनी वाले सिम्टम्स आते हैं, तो ये मॉनिटर करेगी। और मैसिव ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है, जब हम 24 घंटे में जनरली हमें 10 यूनिट के अराउंड ब्लड देना होता है। सीवियर इंजरी जो है, सीवियर इंटरनल इंजरी, जहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो गया, वहाँ मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस जो है इसमें होते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कट ड्यूरिंग एपिजियोटमी एक्सेप्ट। एपिजियोटमी में कौन कौन सी मसल नहीं कट होते, स्पेंटर एनाई मसल्स आर नॉट कट इन एपिजियोटमी, रेस्ट ऑल द मसल्स आर कट वी आर कटिंग, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस कॉम्प्लिकेशन अकर्स फ्रॉम विच डिजीज। ये SSPE बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेन मैटर की, और ये बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग, और इसका आज तक कोई भी जो है इसका कोई भी ट्रीटमेंट आज तक नहीं है, नॉन ट्रीटमेंट। ये किसके कॉम्प्लिकेशन से होती है, मीज़ल्स से होती है, और जनरली 2 से 10 साल लग जाते हैं इसको अपने सिम्टम दिखाने के लिए। मीज़ल्स ठीक हो गई, और एक बार मीज़ल्स का जब रीअकरेंस होता है तो कई बार इस फॉर्म में होता है। ये जनरली 1 लाख में एक बच्चे को ये हो सकता है, 1:1 लाख रेशो में ये इसका अकरेंस चांस है, ये हो सकता है। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, पर लाइफ थ्रेटनिंग है, हो गई तो जो है डेथ ही निश्चिंत कह लीजिए, क्योंकि कोई इसका नॉन ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स की। नेक्स्ट, अ पेशेंट विजिट्स द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विद कंप्लेंट ऑफ डायरिया है और बायलेटरल एडिमा है। The community health nurse came to know from the dietary history that mustard oil is used for cooking. The nurse anticipate it as elephantiasis. elephantiasis नहीं है ये, ठीक है। एपिडेमिक ड्रुप्सी, सेलुलाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेलुलाइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइंस नहीं है, ये एपिडेमिक ड्रुप्सी है। ये जनरली जो है अगर मस्टर्ड ऑयल खाने में ले लेते हैं तो उससे अर्जिमोना मैक्सिकाना जो है एक टॉक्सिन कह लीजिए वो प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से एपिडेमिक ड्रुप्सी हो सकती है। डायरिया और बायलेटरल एडिमा ऑफ लेग्स, ये सारी चीज़ प्रेजेंट होती है। एलिफेंटियासिस में डायरिया वगैरह वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं। सो दिस आर द साइन ऑफ एपिडेमिक ड्रुप्सी। और ये याद रख लीजिए, अगर मस्टर्ड ऑयल का इंजेक्शन है तब ये हो सकता है। मस्टर्ड ऑयल में जनरली अगर आर्जिमोना मैक्सिकाना की प्रेजेंस है, जो पॉजिटिव एजेंट हो सकता है इसका एपिडेमिक ड्रुप्सी का। सो बी राइट आंसर होगा। Next, some members of the groups are displaying symptoms like fever with chills, sore throat, small blisters. Doctor has advised anthrax vaccine to the rest of the group. The anthrax vaccine is recommended for. एंथ्रैक्स वैक्सीन जो है जनरली उन लोगों के साथ जो कि एनिमल्स के हेयर वगैरह के साथ डील करते हैं उनके लिए, या फिर ऐसी चीज़ों में जहाँ पे उनको हाइड करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं इस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे सबको दी जाएगी, मिलिट्री पर्सनल, वेटरनरियंस एंड वर्कर्स हु प्रोसेस इम्पोर्टेड एनिमल हेयर। मिलिट्री पर्सनल को भी क्यों, क्योंकि वो भी एनिमल्स के साथ डील करते हैं, डॉग्स वगैरह के साथ डील करते हैं, प्लस उनको कई बार जो कैमोफ्लेज करना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन के साथ जहाँ पे वो इनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो इन सारे लोगों को एंथ्रैक्स वैक्सीन जो है दी जाएगी, डी। 41. The school nurse has provided an instructional session about impetigo to the parents of children attending the school. Which statement if made by parent indicate a need for further assessment? तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगी? ऑप्शन 8 is extremely contagious. It is common in humid weather. Lesions most often are located on arms and chest, and it might show up in area of broken skin such as insect bite.
ये सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, थर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। जनरली अराउंड द नोज, फेस, ईयर्स जो है, नेक, इस एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और उसके बाद जो है ये दूसरे एरियाज़ में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफन दे है लोकेटेड अराउंड द फेस एरिया। तो ये जो है ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है नीड फॉर फर्दर टीचिंग। Next, what does a nurse expect to be priority concern of 28-year-old woman जिसको लेप्रोस्कोपिक बायलेटरल सेल्फ इंजोफ्रेक्टमी करना है, मतलब जो उसकी फेलोपियन ट्यूब हैं और ओवरीज है दोनों रिमूव करनी है किसी कारण से, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कंसर्न उसको क्या होगा? 28 ईयर्स है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कंसर्न क्या होगा? लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल, क्योंकि जब ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब निकल जाएंगे तो चाइल्ड तो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है उसको सबसे ज़्यादा कंसर्न, क्योंकि एज देख लीजिए, एज जो है 28 ईयर्स है, तो चाइल्ड बियरिंग का होगा डी। When taking the health history of the client who is admitted for the repair of cystocele and rectocele, cystocele का मतलब है कि bladder protruded in vagina, और rectocele का मतलब है rectum protruded in vagina। द नर्स शुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द अक्रेंस ऑफ, क्या इसमें से प्रेजेंट होगा? वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं, ल्यूकोरिया का साइन है, ठीक है। स्पोरेडिक ब्लीडिंग, ये भी इस कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होगी। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड इंट्रैक्टेबल डायरिया, डायरिया भी नहीं होगा क्योंकि इंटेस्टाइन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्ट्रेस कॉन्टिनेंस एंड लो एब्डोमिनल प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर प्रोट्रूड कर रहा है तो वो इनकॉन्टिनेंस में रिजल्ट कर सकता है, और लोअर एब्डोमिनल प्रेशर जो है ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट की वजह से फील हो सकता है, डी। Next, a 15-year-old adolescent tell a school nurse, I have persistent pain during my periods. What should the nurse encourage her to do? Option A, continue daily activities, have a gynecological examination, eat a nutritious diet and practice relaxation. अगर कंटिन्यूस पेन है तो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं कि एक बार जो है गायनिक से परामर्श ले लीजिए। उसके अलावा भी चीज़ें करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस पेन रिलैक्सेशन में जो है इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ प्राइमी ग्रेविडा हु इज़ 40 वीक जेस्टेशन अराइज एट बर्थिंग सेंटर विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है, ब्लडी शो है, हर मेम्ब्रेन्स रप्चर, 30 मिनट हो गई है मेम्ब्रेन रप्चर हुए। वजाइनल एग्जामिनेशन बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर डायलेट है और प्रेजेंटिंग पार्ट -1 है, ठीक है। तो -1 का मतलब है कि अभी इशियल स्पाइन से ऊपर है बच्चे का सर। आफ्टर ऑब्टेनिंग द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल साइंस, वाइटल साइंस, व्हाट शुड द नर्स डू? अब क्या करना है? ऑप्शन है टीच द क्लाइंट हाउ टू पुश विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, अभी नहीं, ये कब, जब पूरा क्राउनिंग कर लेगा तब बताना है, ठीक है। एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म पैटर्न बेस्ड ब्रीदिंग, ये भी अभी नहीं बताना है, ये जो ट्रांजिशनल फेज होता है उसमें बताते हैं, जब फाइनल डायलेटेशन होने वाला होता है। प्रोवाइड द क्लाइंट विद कंफर्ट मेजर्स, यहाँ ये करना है, कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करना है, क्योंकि अभी जो है डायलेटेशन बहुत होनी है, तो अभी पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। क्रॉस मैच एंड ब्लड टाइप ये उस कंडीशन में करना है अगर एच बी बहुत कम है, तब जो है ये करके रखना है, या सी एस परफॉर्म होना है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a pregnant woman at 39-week gestation arrives to triage area. She thinks her water broke. What should the nurse do first? अगर वो कह रही है कि 39 वीक जेस्टेशन है और उसका जो है वाटर बैग रप्चर हो गया, ब्रोक हो गया है, तो क्या करना है सबसे पहले? अस्कल्टेट द फीटल हार्ट रेट, बी परफॉर्म लियोपोल्ड मैन्यूवर, सी check the vaginal introitus for the presence of umbilical cord and do a nitrogen test on vaginal fluid for verification of ruptured membrane. मेम्ब्रेन रप्चर है तो सबसे पहले क्या देखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है, वो चेक करके उसके बाद फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, और नाइट्रोजन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन का पता लग जाता है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हुआ है रप्चर होने के बाद, वो चेक करना है, या कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है बच्चे के, और उसके बाद जो है फीटल हार्ट रेट वगैरह मॉनिटर करके फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a laboring client is to have a pudendal block. What should a nurse teach the client about the effect? Pudendal block क्यों देते हैं? Pudendal block देते हैं एपिजियोटमी के टाइम पे to anesthetize the area.
ठीक है, एनेस्थेटाइज द एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिजियोटमी। तो इसका काम है कि एपिजियोटमी का पेन ना फील हो। जनरली किससे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लिग्नोकेन से, 2% लिग्नोकेन से इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि एपिजियोटमी का पेन रिड्यूस हो सके। तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आफ्टर अ क्लाइंट गिव बर्थ व्हाट साइकोलॉजिकल अकरेंस इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द प्लेसेंटा इज बिगिनिंग टू सेपरेट। प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन, ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, रिलैक्स नहीं होता है यूट्रस तो क्या हो जाता है, फर्म होता है, राइज होता है, ठीक है। डिसेंट ऑफ द यूट्रस, राइज होता है यूट्रस, ठीक है। राइज क्यों होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, एक तो चीज़ ऐसे ढीली पड़ी होती है और एकदम से जब कॉन्ट्रैक्शन होती है प्लेसेंटा निकलने के लिए तो तन जाता है, तनेगा तो थोड़ी सी हाइट क्या होगी उसकी, बढ़ेगी, इसलिए राइज करता है। डिसेंट ऑफ द यूट्रस इन द एब्डोमेन, यूट्रस का डिसेंट नहीं होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ सडन गश ऑफ ब्लड, यस ये होता है, गश ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, ये चीज़ें साइन इंडिकेट करती हैं। रिट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इन द विजाइना, रिट्रैक्शन नहीं होता है, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड होता है। तो अपीयरेंस ऑफ सडन गश इज द साइन। वाई शुड अ नर्स withhold फूड एंड ओरल फ्लूइड्स एज लेबरिंग क्लाइंट अप्रोचेज द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जनरली क्या बोलते हैं, फूड और ओरल फ्लूइड नहीं देते हैं क्योंकि इस स्टेज पे अनडाइजेस्टेड फूड नोजिया वोमिटिंग कर सकता है, प्लस अगर सर्जरी के लिए पेशेंट को लेना पड़े तो वहाँ एस्पिरेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए बी राइट आंसर रहेगा कि नोजिया वोमिटिंग और लिमिट द चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया, कि अगर हमें LSCS करना पड़ा तो पेशेंट ने अगर अभी अभी खाया होगा तो नहीं कर सकते क्योंकि सर्जरी के टाइम पे पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, Mg2+ आयन इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। मैग्नीशियम जो है स्टेबलाइजर किस में यूज़ होता है, OPV में यूज़ होता है। DPT में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, OPV में मैग्नीशियम होता है। तो ए राइट आंसर रहेगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन होता है, मम्प्स देने से बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बच्चे में हो सकता है, बहुत रेयर, ठीक है। तो ए, लेकिन ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द जॉब ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इसमें से कौन सा उसका जॉब नहीं है, अकम्पनिंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर ANC, यूजिंग प्रेगनेंसी किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन, कंडक्टिंग अ डिलीवरी कंडक्ट करना इज नॉट अ जॉब ऑफ आशा, फैसिलिटेट करना इज अ जॉब ऑफ आशा। तो डी राइट आंसर रहेगा। प्री-एक्लम्पशिया वुमेन्स बेबी इज लाइंग विद द मदर, नियोनेट जो है 37 हफ्ते में बॉर्न हुआ है, कुछ 57 घंटे के बाद जो है वाइटल साइंस मॉनिटर किए गए हैं, बेबी का टेम्परेचर लो है, तो कौन से इंटरवेंशन करना है, गिव पनिशमेंट फॉर मदर नॉट केयरिंग फॉर द बेबी, सेपरेट द बेबी फ्रॉम द मदर, प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, एंड डी कवर द बेबी एंड चेक वाइटल साइंस। सबसे पहले जो है कवर करके वाइटल साइंस चेक करनी है, अगर नहीं इम्प्रूवमेंट होती है तब रेडिएंट वार्मर में सबसे पहले बेसिक इंटरवेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, patient with anorexia nervosa taking food correctly as per her diet plan but there was no increase in weight. What will be the nursing intervention? एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट कैसा होता है कि खाता नहीं है, ठीक है, और खा लेगा तो वो क्या है, मुंह में भर के रख लिया है, इस तरीके के साइन होते हैं। तो ऑब्जर्व करना है पेशेंट को मील के टाइम पे, और आफ्टर 2 आवर्स जो है उसको देखते रहना है कि तब तक कि खाना क्या है पच जाएगा और उसके सिम्टम्स जो है वो आ जाएंगे, मतलब पचेगा तो वो इम्प्रूवमेंट जो है वो फील करेगा पेशेंट। तो ए राइट आंसर रहेगा। A client scheduled for total gastrectomy, on duty nursing officer know that after surgery the client may at the risk for। अब गैस्ट्रेक्टमी हुआ है, गैस्ट्रिक में आप सिंपल सी बात सोचिए, गैस्ट्रेक्टमी हुआ है, रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है। अब गैस्ट्रेक्टमी में क्या है कि पेट से क्या है, सारे हाइड्रोजन आयंस चले गए हैं, सारा एसिड बाहर हो गया है। जब सारा एसिड बाहर हो गया तो अंदर क्या सिचुएशन होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो पेशेंट को होने के चांसेस है, डी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर कीजिए
और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सच में बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए क्वेश्चंस कंटेंट ढूंढने में। और जो ग्रोथ चार्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, वो मैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में आगे भी और क्वेश्चन एड्रेस करूँगी। थैंक यू।